जोहार झारखंड। आज 19 फरवरी 2023। हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 27 में आज हम भारत एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क पार्ट 27 में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट्स बनाया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आने वाले जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी और अन्य राज्य प्रशासनिक सेवाओं में एसएससी, सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी में भी तैयारी करने वाले छात्रों को यह उपयोगी साबित होगी। साथ में जेट परीक्षा, इंटरमीडिएट, बिहार बोर्ड की परीक्षाएं में भी यह छात्र को मदद पहुंचाएगी। भारत व्यापारी लोग मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुँचे, जहाँ 2400 ईसा पूर्व से लगभग 500 वर्षों तक उन व्यापारियों के मुहरे पाई गई है। ईसवी सन के आरंभ से भारत ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्य संपर्क बनाए रखा। भारत ने पड़ोसी देशों में धर्म प्रचारक, विजेता और व्यापारी भेजे, जिन्होंने वहां बस्तियां बनाई। बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ साथ भारत का संपर्क बढ़ा। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचारक श्रीलंका भेजे गए। ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों के छोटे छोटे ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में पाए गए हैं। कालांतर में बौद्ध धर्म ने श्रीलंका में अस्थायी तौर पर अपना पैर जमा लिए। ईसवी सन की आरंभिक सदियों में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बर्मा अर्थात आधुनिक म्यांमार की ओर हुआ। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया और बुद्ध की आराधना में अनेक मंदिर और प्रतिमाएं बनाई। बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचना की, जो भारत के में दुर्लभ था। श्रीलंका में समस्त पाली मूल ग्रंथ संग्रहित हुए और उन पर टीकाएं लिखी गई। ईसवी सन के आरंभ में भारत ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्य संपर्क बनाए रखा। भारत के पड़ोसी देशों में धर्म प्रचारक, विजेता और व्यापारी भेजे, जिन्होंने वहां बस्तियां बनाई। बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क बढ़ा। बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म का थेरवाद को विकसित किए और बुद्ध की आराधना में अनेक मंदिर प्रतिमा बनाए। बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य रचना की, जो भारत में दुर्लभ था। श्रीलंका में समस्त पाली मूल ग्रंथ संग्रहित हुए और उन पर टीकाएं लिखी गई। तनिष्क के शासनकाल से ही कई भारतीय धर्म प्रचारक चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान जा जाकर बौद्ध धर्म का उपदेश देते रहे। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। बौद्धों की एक बस्ती चीन स्थित तुनहुआर में बस गई, जहां से मरुभूमि के उस पार जाने वाले वाणिकों की टोलियां अपनी यात्रा शुरुआत करती थी। भारतीयों ने रेशम उपजाने का कौशल चीन से सीखा और चीनियों ने बौद्ध चित्रकला भारत से। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो और महान केंद्र अफगानिस्तान और मध्य एशिया थे।
बंदराम और बमियान जो देश के उत्तरी भाग में है। बेदराम में हाथी दाँत की ताशताड़ी मशहूर है, जिसमें तुसान ताल की भारतीय तालाताड़ी से समानता है। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति बामियान में ईस्वी सन के आरंभिक वर्षों में चट्टान को काट कर बनाई गई थी। हाल में कट्टरपंथियों ने इसे नष्ट कर दिया। अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म 7वीं सदी तक जमा रहा। इस सदी में इस्लाम धर्म ने इसे अपदस्थ कर दिया। कुषाण शासक के विस्तार के फलस्वरूप खरोष्ठी लिपि में लिखी प्राकृतिक भाषा मध्य एशिया में फैली, जहाँ ईस्वी के 4वीं सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख और पांडुलिपियाँ मिली है। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता 7वीं सदी के अंत तक आसपास तक रही। भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया में ब्राह्मण धर्म के जरिए पहुंची। बर्मा के पंदु, पेदु और मोलेमन स्वर्ण भूमि कहलाते हैं। भरोज, वाराणसी और भागलपुर के व्यापारी बर्मा के साथ व्यापार करते थे। बर्मा में गुप्त काल के काफी बौद्ध अवशेष मिले हैं। भारत ने ईसा की पहली सदी से इंडोनेशिया यानी जावा के साथ, जिसे प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण द्वीप कहते थे, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहले भारतीय बस्तियां 56 ईस्वी में बनी, जब चीनी यात्री फाहियान 5वीं सदी में जावा गए तो उसने वहां पर ब्राह्मण धर्म फैला पाया। ईस्वी सन के आरंभिक सदियों में पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की। जावा और सुमात्रा की भारतीय बस्तियां भारतीय संस्कृति के प्रसार के द्वार बन गई। हिंद चीन में, जो अब वियतनाम, तंपुचिया और लाओस के रूप में बट गया है, भारतीयों ने तंबोज और चंपा में 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित किए। तंबोज अर्थात आज के तंपुचुरिया का शक्तिशाली राज 6ठी सदी में स्थापित हुआ। उसके शासक शैव थे। उन्होंने तंबोज की संस्कृत विद्या की केंद्र स्थल बनाया। यहाँ असंख्य अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए। तंबोज के निकट चंपा में, जिसमें उत्तरी वियतनाम की सीमा पट्टी सहित दक्षिणी वियतनाम शामिल है, व्यापारियों ने अपनी बस्तियां बनाई। चंपा का राजा भी शैव था। उसकी राष्ट्रीय भाषा संस्कृत थी। यह देश वेदों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। यह संसार भर में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ। इस पर बुद्ध के 436 चित्र उत्कीर्ण है। तंपुचुरिया के अंतोरवाट का मंदिर बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाटक खेलती है। इंडोनेशियाई भाषा बहासा इंडोनेशिया में अनगिनत संस्कृत शब्द हैं। भारतीयों ने यूनानियों और रोमनों से सोने का सिक्का ढालना सीखा। चीनियों से रेशम पैदा करना सीखा। इंडोनेशिया से पान की बेल लगाना सीखा और कपास उगाने का कौशल भारत ने चीन और मध्य एशिया से तो सिखाया। कला, धर्म, लिपि और भाषा के क्षेत्र में भारत का योगदान अधिक मूल्यवान रहा। दक्षिण पूर्व देशों ने भारतीय संस्कृति के कई तत्वों को मिलाकर अपनी अपनी संस्कृति विकसित की।
7वीं सदी के बाद अनगिनत जाति उपजाति पैदा हुई। प्रत्येक जनजाति या कुल तो ब्राह्मण समाज में अलग जाति के रूप में शामिल कर लिया गया। 6वीं-7वीं सदियों के आसपास देशों में कई सांस्कृतिक इकाइयों का उदय हुआ, जो बाद में असम, आंध्र, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। 9वीं सदी के नाटककार विशारद दत्त कहता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आचार व्यवहार, वेशभूषा और भाषा वाले लोग बसते हैं। पूर्वी भारत की बौद्ध कृतियों में बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया और हिंदी के उद्भव का मंद आवास पाया जाता है। इसी प्रकार इसी काल की जैन प्राकृतिक की रचनाओं में गुजराती और राजस्थानी का आरंभ दिखाई देता है। दक्षिण में तमिल तो सबसे पुरानी भाषा थी, लेकिन कन्नड़ का उद्भव इसी समय आरंभ होता है, जबकि तेलुगु और मलयालम बहुत बाद में विकसित हुए। प्रत्येक प्रदेश के अन्य प्रदेशों से अलग रहने के कारण हर प्रदेश में उसकी अपनी अपनी भाषा बनने लगी। बीजगणित भारत और यूनान दोनों का योगदान रहा, परंतु पश्चिम यूरोप में उसका ज्ञान यूनान से नहीं बल्कि अरब से मिला, जिसे अरब ने भारत से प्राप्त किया था। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्थेन ने व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। इसमें न्यून टोन, अधिक टोन और समटोन का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिससे फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट और बारहमिरी दो महान विद्वान हुए। आर्यभट्ट 5वीं सदी में हुए और बारहमिरी 6ठी सदी में। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियन विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। उसने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उसने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उसने बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। आर्यभट्ट के पुस्तकों का नाम आर्यभट्टीय है। बारहमिरी की विख्यात कृति बृहत संहिता है। यह ईसा की 6ठी सदी की है। बारहमिरी ने बताया कि चंद्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसने ग्रह के संचार और अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की अनेक कृतियों का सहारा लिया। पाली मूल ग्रंथों पर की गई टीकाओं को अर्थ तथा और प्राकृत मूल पाठों पर की गई टीकाओं को चूर्णी, भास तथा निरुक्ति कहते हैं। 600 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच अनेक विधि ग्रंथों की भी रचना हुई। विधि ग्रंथों में सेवाओं के बदले भूमि अनुदानों की अनुशंसा की गई। हम ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिव इन 5 देवताओं की पूजा प्रचलित पाते हैं, जो सम्मिलित रूप से पंच देवता कहलाते हैं। मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देव या देवों को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर बने 4 गौण मंदिरों में 4 अन्य देवता रखे जाते थे। ऐसे मंदिर को पंचायतन कहा जाता था। वैदिक देव इंद्र, वरुण और यम का दर्जा घट गया और वे लोकपाल की कोटि में आ गए। 7वीं सदी से भक्ति संप्रदाय देश भर में फैल गया। भक्ति का अर्थ अपने आराध्य देव को सब कुछ समर्पित कर देना और उसके प्रतिफल में केवल आराध्य देव की कृपा प्राप्त करना था। भक्ति मार्ग का साधक अपने आराध्य के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता था। बारहमिरी ने वर्ण और संपत्ति के आधार पर
निवास द्रोह के अलग अलग आकार निर्धारित किए। 5वीं सदियों में नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत और ठट्टर में बहुत से ब्राह्मणों को ग्राम दान मिले और लगभग इसी अवधि में तांत्रिक ग्रंथों, तांत्रिक पीठों और तांत्रिक साधनाओं का प्रचार हुआ। तंत्र मार्ग में स्त्री और शूद्र दोनों के लिए द्वार खुला था और इसमें जादुई अनुष्ठान प्रमुख थे। ईसा की 6ठी सदी के आसपास से इन्हें सुव्यवस्थित करके तांत्रिक ग्रंथों के रूप में लिखा जाने लगा। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य धन संपत्ति आदि की प्राप्ति तथा आदि व्याधियों से विमुक्ति था। तंत्र मार्ग का उदय ब्राह्मण समाज में जनजातियों के बड़े पैमाने पर प्रवेश होने के कारण हुआ। तंत्र मार्ग जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव संप्रदाय में घुस गया। ऋग्वेद में जो सामाजिक ढांचा दिखाई देता है वह अधिकांशतः पशुचारक और जनजातीय था। उत्तर वैदिक काल में जाकर पशुचारण समाज बदलकर कृषि मूलक समाज हो गया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व शिल्प और कृषि में लोहे का इस्तेमाल से कृषि आधारित वैदिक समाज वर्ग विभाजित समाज में बदल गया। 5वीं 6ठी शताब्दियाँ ईस्वी में किसानों का उपज पर पलने वाले भूस्वामियों के नए वर्ग का उदय, जिससे सामंती प्रथा का जन्म हुआ। परिस्थिति और पर्यावरण द्वारा खड़ी की गई कठिनाइयों के बावजूद 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में कृषि और मानव बस्तियां प्रकट हुई। भगवत गीता सिखाता है कि दूसरे का धर्म अपनाने के बदले धर्म की रक्षा के लिए मर जाना अच्छा है, क्योंकि दूसरे धर्म को अपनाने का परिणाम भयंकर होता है। यूनान के अलावा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ किसी न किसी प्रकार के गणतंत्र का परीक्षण किया गया। 450 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से रचित संचित करके पाणिनि ने व्याकरण लिखा, जो अष्टाध्यायी के नाम से प्रख्यात है। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान दिए। पहला अंतन पद्धति, दूसरा दार्शनिक पद्धति और शून्य का प्रयोग। दार्शनिक पद्धति का प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा के 5वीं सदी के आरंभ का है। भारतीय अंतन पद्धति को अरबों ने अपनाया और उसको पश्चिमी दुनिया में फैलाया। अंग्रेजी में भारतीय अंतमाला की अरबी अंत अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, किंतु अरबों ने स्वयं अपनी अंतमाला को हिंदसा कहा। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2री सदी में किया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। भारतीय रंगरेजों ने टिकाऊ रंगों का विकास किया तथा नीले रंग ढूंढ निकाला। भारतीय लोहार ने दुनिया में इस्पात का सर्वप्रथम निर्माण किया। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिला है। ईसा की 2री सदी में भारत में आयुर्वेद के 2 महान विद्वान उत्पन्न हुए, सुश्रुत और चरक। अपनी सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्योपचार बताया है। उन्होंने शल्यक्रिया के 123 उपकरणों का उल्लेख किया है। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मृगि और यक्ष्मा के अनेक भेदों का वर्णन है। शायद चरक यह नहीं जानते थे इनमें कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। इनके पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। मौर्यकालीन सिंध की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया है। अजंता
एशियाई तला का जन्म स्थान है। वहाँ ईसा पूर्व दूसरी और ईसा 7वीं सदी के बीच अनेक गुहा मंदिर बने, जिनकी संख्या 30 तक है। चित्रों की रचना ईसा की दूसरी सदी में शुरू हुई। अधिकतर चित्र गुप्त काल के बने हैं। उनके विषय जातक कथाओं और प्राचीन साहित्यों से लिए गए हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पड़ोसी भारत में भारतीय कला के प्रसार का केंद्र बिंदु गांधार था। गांधार शैली में बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी। नालंदा का महाविहार आवासीय स्व शिक्षण संस्थान का सबसे प्राचीन उदाहरण है। यहाँ विद्या, दर्शन और ध्यान के प्रति समर्पित हजारों भिक्षु रहते थे। साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने ऋग्वेद की रचना की है, जो हिंद आर्य साहित्य की सबसे पुरानी कृति है और जिसके आधार पर आर्य संस्कृति का स्वरूप बनाने की चेष्टा की गई है। धन्यवाद।